हेलो फेलो इन्वेस्टर्स। हमारे क्विक स्टॉक एनालिसिस सीरीज में हम आज वायर एंड केबल सेक्टर को देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पॉलीकैब का 5 मिनट क्विक एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा जितनी भी वायर एंड केबल सेक्टर में कंपनीज हैं जैसे कि केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर काबिल, उन कंपनीज का भी हम एनालिसिस करेंगे ताकि वायर एंड केबल सेक्टर को पूरा डिटेल में अच्छे से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लें। और ऐसे ही जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके आपको क्विक 5 मिनट स्टॉक एनालिसिस अगर देखने हैं तो आप मिस्टर कंपाउंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम उस एनालिसिस पे आते हैं उससे पहले ना हमें वायर एंड केबल सेक्टर के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो, एक ही सेक्टर की ना मल्टीपल कंपनीज अलग अलग टाइप से बिहेव कर सकती हैं। हो सकता है एक सेक्टर की एक कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हो, आउट परफॉर्म कर रही हो मार्केट को, वहीं पे दूसरी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है दोनों एक ही सेक्टर में कंपनीज, पर दोनों का बिहेवियर बहुत अलग हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, सेक्टर एक है पर कई बार क्या होता है, उनकी ना थोड़ी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन अलग होती है, कस्टमर्स अलग अलग होते हैं। हम अभी वायर एंड केबल सेक्टर को ही देख लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी जो हाउसिंग वायर्स बनाती है, मतलब घरों में जो आपके वायर्स डलती हैं उस सेगमेंट में है, वर्सेस एक कंपनी जो बहुत ही हाई टेंशन वायर बनाती है, बहुत ही हाई वोल्टेज पे चलने वाली वायर्स। तो अगर हाउसिंग डिमांड आ जाती है बहुत ज्यादा, तो जो कंपनी हाउस वायर बनाती है उसको ज्यादा फायदा होगा, ना कि जो हाई टेंशन वायर बनाती है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आपकी कंपनी है, जो कंपनी आप देख रहे हो, वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट में है। सेक्टर तो ठीक है, समझ आ गया, बट उस सेक्टर में भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, हमें वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हमें एग्जैक्टली पता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है तो हम बहुत ही बेटर डिसीजन ले पाएंगे। हम ब्लाइंडली बस एक सेक्टर को देख के किसी भी रैंडम कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच जाएंगे। तो इसलिए अगर सेक्टर ग्रो कर रहा है, सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है हमारे लिए, बल्कि हमें ये जानना चाहिए कि इस ग्रोथ का बेनिफिट किस कंपनी को मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा, और क्या आपकी कंपनी सेक्टर से भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर पाएगी या नहीं। तो वेलकम बैक टू मिस्टर कंपाउंड। तो आज की इस वीडियो में हम वायर एंड केबल सेक्टर को समझेंगे, इस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, इसके की प्लेयर्स कौन से हैं, इसमें ग्रोथ ट्रिगर्स क्या आ रहे हैं, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे रिस्क भी होते हैं, तो रिस्क क्या हो सकते हैं इस सेक्टर में, हम उनको उसको भी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना वायर जो होती है वो ना एक सिंगल कंडक्टर होती है और मेजरली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, वायर आप समझ गए। आपके घर में जो वायर्स डलती हैं उसको हम यूजुअली वायर बोलते हैं। इसी को जब हम मल्टीपल, फॉर एग्जांपल इसका ग्रुप कर देते हैं, मल्टीपल वायर्स को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो केबल बन जाती है। किसी किसी केस में केबल में भी सिंगल कंडक्टर हो सकता है। यूजुअली केबल जो होती है ना वो हाई वोल्टेज यानी हाई वोल्ट कैरी करती है, और जो हाउसिंग वायर्स होती हैं वो लो वोल्ट यानी कि लो वोल्टेज कैरी करती हैं। जो वायर और केबल होता है उनका जो रॉ मटेरियल होता है, ज्यादातर केसेस में या तो वो कॉपर होता है या फिर एल्यूमिनियम। ये हमने स्कूल में पढ़ा था, जो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको ही यूज करते हैं क्योंकि एक तो लाइट वेट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का लॉस बहुत कम होता है इन दोनों में। आप बस ये याद रख लेना कि जब भी वायर या केबल बनाते हैं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसमें जो अराउंड 60-65% है, वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ कॉपर या एल्यूमिनियम का ही होता है। इसके अलावा जो उसमें इंसुलेटेड लेयर लगती है उसका खर्चा हो गया, जो मैनुअल लेबर लग रही है उसका खर्चा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, बट जो सबसे ज्यादा खर्चा आता है वो इस रॉ मटेरियल की प्राइसिंग का ही होता है। ये बस आप याद रखना, वीडियो में हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। हाउस वायर है, वो नाम से हमें पता चल रहा है हमारे घर में जो लाइट है, फॉर एग्जांपल फैन है, स्विच बोर्ड्स हैं, जितने अप्लायंसेस है उसमें जो यूजुअली लगती है उसको हम हाउस वायर बोलते हैं। और मेनली जो कंपनीज इस सेगमेंट में काम करती है वो B2C सेगमेंट होता है। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन कंपनीज को ब्रांडिंग मार्केटिंग पे काफी खर्चा करना पड़ता है। अब बता रहा है कि वो लखनऊ सुपर जायंट यानी कि LSG है या फिर गुजरात टाइटंस, उनमें से किसी एक का जो स्पॉन्सर है वो KEI इंडस्ट्रीज है। ऐसे ही अगर आप मैचेस देखते हैं तो आपको पॉलीकैब की ऐड भी वहाँ दिखती होगी, तो आपने हेवल्स की भी ऐड देखी होगी। उनके टैगलाइन फॉर एग्जांपल वायर्स दैट डोंट कैच फायर। इनका जो डीलरशिप है, नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कौन सी कंपनीज हैं लिस्टेड कंपनीज जो इस सेगमेंट को केटर करती हैं? तो जो मेजर प्लेयर्स हैं उनमें पॉलीकैब आ जाता है, केआई इंडस्ट्री आ जाता है, आरआर काबिल आ जाता है, फिनोलेक्स आ जाता है, और हेवल्स भी हम बोल सकते हैं। हाउसिंग वायर हमने देख लिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट सेगमेंट आती है वो आती है LT, HT या EHV केबल्स की। एक एक करके इनको समझते हैं। LT का मतलब है लो टेंशन। वो केबल जो लो वोल्टेज को कैरी कर रही है उसको हम लो टेंशन केबल बोलते हैं। अगर हमें नंबर देखना है तो 1.1 किलो वोल्ट यानी कि 1100 वोल्ट का करंट ये कैरी करती है। वहीं अगर हम HT को देखते हैं यानी कि हाई टेंशन,
वो थोड़ा ज़्यादा यानी 3300 वोल्ट यानी कि 3.3 किलो वोल्ट का करंट है, उसको कैरी कर सकती है। इसमें एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी आता है, जो 33,000 वोल्ट भी कैरी कर सकती है, यानी कि 33 किलो वोल्ट। एग्ज़ाम्पल के लिए यूजुअली जो ट्रांसफ़ॉर्मर तक वोल्टेज आती है, वो अराउंड 11,000 वोल्ट की आती है, यानी 11 किलो वोल्ट की सप्लाई आती है, जिसको स्टेप डाउन करके अराउंड 415 वोल्ट 3 फेज़ के लिए और अराउंड 220 से 230 वोल्ट सिंगल फेज़ के लिए बना दिया जाता है। यानी कि जो हमारे घरों में वोल्टेज सप्लाई आती है, वो अराउंड 230 वोल्ट की सप्लाई आती है। अगर आपको हाई वोल्टेज का एग्ज़ाम्पल देखना, तो जैसे जो हमारी मेट्रो ट्रेन्स हैं, वहाँ पे जो एसी ओवरहेड सप्लाई है, वो अराउंड 25,000 वोल्ट यानी कि 25 किलो वोल्ट की हो सकती है। यूजुअली जो ये हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली केबल्स हैं, इनका यूसेज ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में होता है। सबस्टेशन बनाने हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो, वहाँ पे इन केबल्स का मेजरली यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें हेवी पावर ट्रांसमिशन करनी होती है। तो क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज़, पावर प्रोजेक्ट्स वो कैटर हो रहे हैं, तो ये यूजुअली बिज़नेस टू बिज़नेस यानी कि B2B बिज़नेस आता है इसमें, या फिर B2G यानी बिज़नेस टू गवर्नमेंट। और यहाँ पे ब्रांड, एडवर्टाइज़मेंट इससे ज़्यादा ना टेक्निकल अप्रूवल्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या बिज़नेसेस इन कंपनीज़ पे रिलाय कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए? तो ये रिलायबिलिटी का फैक्टर भी यहाँ पे बहुत आ जाता है। तो इनको बनाना रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है ज़्यादा। तो ये वाली सेगमेंट को पॉलीकैब भी कैटर करता है, KEI इंडस्ट्री भी कैटर करती है, यूनिवर्सल केबल, डायनेमिक केबल, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस और अपार इंडस्ट्रीज़। अपार इंडस्ट्रीज़ प्योरली वायर एंड केबल कंपनी नहीं है। इसका मेजर बिज़नेस कंडक्टर्स, स्पेशलाइज्ड केबल्स और ट्रांसफार्मर ऑयल से आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसे हम कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल भी बोलते हैं। ऑयल रिफाइनरी होगी, पावर प्लांट्स हो गए, सेंसर से अपना सिग्नल्स को भेजते हो मशीन्स को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। तो इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं कंपनीज का, जैसे कि कॉर्ड्स केबल, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, KEI इंडस्ट्री, ये मेजर प्लेयर हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हेवल्स भी थोड़ा बहुत केटर ज़रूर करता है, बट वो प्रोमिनेंट प्लेयर नहीं है इस सेगमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसी कम्युनिकेशन केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल ज़्यादातर जो टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे डेटा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों के लिए इन केबल्स को यूज़ किया जाता है। तो इस सेक्टर की डिमांड है, वो टेलीकॉम केपेक्स पे डिपेंड करेगी, 5G या डेटा सेंटर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बूम कर रहा है या फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो कर सकता है। अगर इस सेगमेंट की कंपनीज़ को देखना है, तो आप HFCL को देख सकते हो, बिरला केबल्स को देख सकते हो, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को देख सकते हो, फिनोलेक्स केबल्स को देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत टाइप की केबल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशलिटी केबल्स होती हैं, जो फॉर एग्जांपल EV है, डिफेंस है, रेलवे है, डेटा सेंटर, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज़ के लिए इनके लिए स्पेशल केबल्स बनाई जाती हैं, जिसे हम स्पेशलिटी केबल भी बोलते हैं, जिसमें अपार इंडस्ट्रीज़, कॉर्ड्स केबल, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, ये काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। ऐसे रिन्यूएबल सेगमेंट में भी केबल्स आती हैं स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल सोलर प्लांट्स अगर कहीं पे लग रहे हैं, तो आपने सोलर प्लांट्स बना के पावर तो जनरेट कर ली, लेकिन उस पावर को हमें ट्रांसमिट भी करना है, ताकि हम बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ट्रांसमिशन के लिए भी केबल्स यूज़ होने वाली है। तो रिन्यूएबल सेगमेंट जो है, वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक टाइप की केबल्स यूज़ होती हैं, जिसमें वापस आपका KEI इंडस्ट्रीज़, पॉलीकैब, अपार इंडस्ट्रीज़, कॉर्ड्स केबल, डायनेमिक केबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इस सेगमेंट में। और फिर हम आ जाते हैं, जो आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, जो उसमें कॉइल फॉर एग्जांपल लगी होती है कॉपर की, वो हमने देखा है। आपने मोटर भी देखी होगी फॉर एग्जांपल, उस पे जो वो केबल फॉर एग्जांपल लिपटी होती है, कॉपर की वायर वाइंड किया होता है, जिसे हम वाइंडिंग केबल भी बोलते हैं। तो कुछ कंपनीज है ना, वो स्पेसिफिकली वाइंडिंग केबल्स ही बनाती हैं, जैसे कि KSH इंटरनेशनल, डिवाइन पावर। तो ये तो देखो हमने ना मेजरली वायर एंड केबल के प्रोडक्ट्स देख लिए। जो कंपनीज वायर एंड केबल को कैटर करती है, कई बार ना वो कंपनीज FMEG बिजनेस में भी आ जाती हैं, यानी कि फैन्स, कूलर, लाइट, स्विचेस, ये भी बनाती है। आपने हेवल्स इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट नाम सुना होगा। पॉलीकैब भी है जो इसमें एंटर कर रहा है। तो जो FMEG सेगमेंट में आना चाहता है, उसका जो एक्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इनको अपनी ब्रांडिंग पे भी काम करना पड़ेगा। ब्रांडिंग पे क्यों? आप ना अमेज़न पे जाना है या किसी भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पे आप टाइप करना है ऐसे अलग-अलग अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल आप फैन सर्च कर सकते हो, लाइट कोई भी LED लाइट है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक केटल, आप वो सब सर्च कर सकते हो। अब देखना आपको उसमें हेवल्स दिखता है क्या कहीं पे, पॉलीकैब दिखता है क्या कहीं पे। इसमें एक और बिज़नेस सेगमेंट आता है, जिसको हम EPC यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, EPC बिज़नेस सेगमेंट भी बोलते हैं। तो कुछ कंपनीज़ हैं ना, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही उठा लेती हैं, शुरू से लेके एंड तक। शुरू से मतलब इंजीनियरिंग से लेके सामान जो चाहिए, रॉ मटेरियल जो चाहिए, उसको प्रोक्योर करने से लेके कंस्ट्रक्शन, उसको पूरा बनाने तक, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड खुद देखती है। इसे हम EPC बिज़नेस भी बोलते हैं। देखो, अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं ना, हमने जो वायर एंड केबल देखा, वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है इन तीनों बिज़नेस सेगमेंट में से। वहाँ पे आपको यूजुअली 10 टू 12% का मार्जिन मिल जाता है वायर एंड केबल सेगमेंट में। अगर हम FMEG बिज़नेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे अराउंड 8 टू 10% का मार्जिन
कंपनीज़ बनाती हैं। और अगर हम ईपीसी बिज़नेसेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम होता है, यानी कि 6 टू 8%। तो क्यों कंपनीज़ इस बिज़नेस सेगमेंट में आना चाहती हैं? चांसेज़ हैं उनको ऑर्डर बुक अच्छी मिल सकती है यहाँ से। अगर आपको एफएमईजी के एग्ज़ाम्पल देखने कंपनीज़, तो हेवेल्स है, पॉलीकैब है, आरआर काबिल है। ऐसे ही ईपीसी में देखना है तो पॉलीकैब, केईए इंडस्ट्री, आप इनको भी मान सकते हो। इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू इससे नहीं आता है, इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू वायर एंड केबल से ही आता है। आई थिंक आपको ना काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है वायर एंड केबल सेक्टर में प्रोडक्ट सेगमेंट क्या-क्या है, बिज़नेस सेगमेंट क्या है। तो ये जो सेक्टर है ना, ये काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। इनमें से कोई भी कंपनी उठाओ, आप पॉलीकैब को देखो, आप केए इंडस्ट्रीज़ को देखो, आप आरआर काबिल को देखो, रिसेंटली इन सभी कंपनीज़ ने बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है। तो हम देखते हैं इस सेक्टर में ना इतनी अच्छी ग्रोथ आ कैसे रही है रिसेंटली। मार्केट साइज़ कितना है इस सेक्टर का, इसमें जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं वो कौन से हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो FY25 की ना पॉलीकैब की एक रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वायर एंड केबल सेगमेंट है, उसका जो मार्केट साइज़ है वो अराउंड 1 लाख करोड़ का है। देखो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्टर है वो हमारी जीडीपी का अराउंड 1.5 टाइम्स ग्रो करता है। यानी कि अगर हमारी जीडीपी अराउंड 7% से ग्रो कर रही है, तो ये वाला सेक्टर अराउंड 10-11% से ग्रो कर सकता है। और जो फ्यूचर एस्टिमेट्स हैं, वो ये हैं कि ये वाला सेक्टर फ्यूचर में जीडीपी के अराउंड 1.5 से 2 टाइम्स भी ग्रो कर सकता है। और अगर कोई इसमें भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्ट्रॉन्गर प्लेयर है, वो सेक्टर से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जितने भी हैं, उनसे वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। जो कंपेटिटर्स हैं, उनसे मार्केट शेयर गेन कर रहा है। नए-नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स में एंटर कर रहा है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो सकते हैं, वो लेके आ रहा है। जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड कर रहा है। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट्स अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं किसी कंपनी के पास, तो हम बोल सकते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अगर हम FY25 में ब्रॉड मार्केट शेयर्स देखते हैं इन कंपनी का, तो जो पॉलीकैब है उसके पास सबसे ज़्यादा है, यानी कि 21% मार्केट शेयर है। उसके बाद केईए इंडस्ट्रीज़ जिसके पास अराउंड 11% का मार्केट शेयर है। हेवेल्स के पास 8%, आरआर काबिल के पास 7%, फिनोलेक्स केबल्स के पास 6%, अपार इंडस्ट्रीज 5%। इसके अलावा यूनिवर्सल केबल के पास 3% है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन के पास अराउंड 2% मार्केट शेयर है। मार्केट लीडर अगर हमें देखना है तो वो पॉलीकैब है इस सेक्टर में। और पॉलीकैब का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अगर आप देख रहे हो तो अराउंड 30% का मार्केट शेयर है। तो एक बार ट्रेंड और ग्रोथ ट्रिगर्स देख लेते हैं इस सेक्टर में। तो एक तो ना इस सेक्टर में कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीकैब 6 to 8,000 करोड़ का केपेक्स कर रहा है FY30 तक। के इंडस्ट्रीज है वो अराउंड 1800 करोड़ का केपेक्स कर रहा है। और यूजुअली कंपनीज कैपेसिटी तभी एक्सपैंड करती है जब उनको डिमांड दिख रही होती है। जो हमारे टारगेट्स हैं फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, पावर केपेक्स को लेके हमारी पावर डिमांड बढ़ रही है। तो अगर पावर सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिशियरी वायर एंड केबल सेक्टर ही होने वाला है, क्योंकि पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केबल्स का ही यूज़ होने वाला है। तो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ है या डिमांड आ रही है। हाउसिंग, रियल एस्टेट में भी बूम आता है। तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी वायर एंड केबल सेक्टर होने वाला है। ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बनने में अराउंड 2-3 साल लग जाते हैं। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे उसके बाद वायरिंग होना शुरू हो जाती है घरों में। तो अगर रियल एस्टेट बूम आता है तो कपल ऑफ ईयर्स डाउन द लाइन वायर एंड केबल सेक्टर में भी ग्रोथ आ सकती है। इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स हो रहा है या प्राइवेट केपेक्स हो रहा है, तो ये सेगमेंट बेनिफिशियरी हो सकता है। इसके अलावा ना एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और हैं इंडिया में अभी। यूरोप को अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे जो रिन्यूएबल ग्रिड है फॉर एग्जाम्पल, उसका ओवरहॉल चल रहा है। वहाँ से बहुत डिमांड आ सकती है। और यूरोप को अपना जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करना है। डिपेंडेंस एक पर्टिकुलर कंट्री फॉर एग्जांपल चाइना से कम करना चाहते हैं, तो वो और भी कंट्रीज़ को देख रहे हैं एज़ अ सोर्स। उसकी वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है। मिडल ईस्ट में अगर डिमांड आएगी, अफ्रीका है, वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट की अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों का अल्टीमेटली बेनिफिशियरी, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज़ वायर एंड केबल सेक्टर होने वाला है। इसीलिए इस सेक्टर में इतना ज़्यादा अभी मोमेंटम बना हुआ है। तो अगर आप इस सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हो, आपको ना वॉल्यूम ग्रोथ ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। रॉ मटेरियल का प्राइस है फॉर एग्जांपल, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अराउंड 60-70% जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके रॉ मटेरियल का ही होता है, यानी कि कॉपर और एल्यूमीनियम के प्राइस का। तो अगर इसका रॉ मटेरियल, अगर उसके प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन आती है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट है, वो आपको ट्रैक करना चाहिए। मान लेते हैं रॉ मटेरियल के प्राइस गिर जाते हैं, तो इनके मार्जिन्स थोड़े इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू जो इंक्रीज़ हुआ है, वो रॉ मटेरियल के प्राइस गिरने की वजह से हुआ है। आपको देखना है क्या सही में डिमांड है इस सेक्टर में। एक्चुअल ग्रोथ के लिए आपको वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें प्रोडक्ट मिक्स देखना है। हमने देखा कितने सारे प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है, तो वो वाली कंपनी अगर एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट बना रही है, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हो सकते हैं,
वो वाला प्रोडक्ट बना रही है जहाँ पे डिमांड एकदम से आ सकती है। और अब मुझे पता है कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स उस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी अच्छा खासा है, तो मेरी कंपनी भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। केपेक्स कितना कर रही है कंपनी? केपेक्स किस पर्टिकुलर सेगमेंट में कर रही हैं? जितना उन्होंने केपेक्स किया है, क्या सही में वो अब यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं? क्या उस एक्सपेंशन से वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं? तो केपेक्स और केपेक्स यूटिलाइज़ेशन ये दोनों आपको ट्रैक करना चाहिए। हमने इसमें बिज़नेस सेगमेंट भी देखा बी2बी, बी2जी। तो यहाँ पे ना वर्किंग कैपिटल या फिर जो कैश फ्लो है, इन दोनों को भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनके रिसीवेबल, इन्वेंटरी है वो मैनेजेबल रहनी चाहिए। इसके अलावा आप ऑर्डर बुक और मार्जिन्स ये आपको ट्रैक करने चाहिए। मैनेजमेंट जो आपको गाइडेंस दे रही है कि एक्चुअली में भी वो डिलीवर कर रही है उस चीज़ को, यानी कि वॉक द टॉक अगर मैनेजमेंट कर रही है तो अच्छी चीज़ है। ऐसे ही गवर्नेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको गवर्नेंस इश्यू दिखता है किसी भी कंपनी में, तो आपको उन कंपनीज़ से हमेशा दूर रहना चाहिए। Before discussing these companies, just a disclaimer, nothing in this video is a buy और sell recommendation। हम जिस भी कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं वो बस एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें सेक्टर की नॉलेज हो जाए। इस सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं उनके बारे में पता चल जाए और कैसे कंपनीज को देखना चाहिए। हम उस एजुकेशन पर्पस के लिए इन कंपनीज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी बाय और सेल डिसीजन लेना है तो आपको खुद से ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पूछने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम 5 मिनट एनालिसिस करते हैं पॉलीकैब का। पॉलीकैब की अगर हम बात करें तो इसका ना वायर एंड केबल सेक्टर में जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ब्रॉड है। ये हाउसिंग वायर भी बनाती है, एलटी, एचटी, ईएचवी केबल्स भी बनाती है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, सोलर केबल्स, रेलवे के लिए, स्पेशलिटी पर्पस केबल, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी केबल बनाती है। अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो अराउंड 87% जो रेवेन्यू है वो इसका वायर एंड केबल सेगमेंट से ही आता है। अराउंड 7% एफएमईजी बिजनेस से आता है और रफली अराउंड 6% इसका ईपीसी बिजनेस सेगमेंट से आता है। मेजर इनका रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है अराउंड 94.5% और जो इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है वहाँ से अराउंड 5.5% का रेवेन्यू आता है। इसके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से अराउंड 22% रेवेन्यू आता है। जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वहाँ से अराउंड 14% का रेवेन्यू आता है और जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है वहाँ से अराउंड 4% का रेवेन्यू आता है। तो किसी एक कस्टमर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर हम केपेक्स प्लान की बात करते हैं तो अराउंड 6 टू 8,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी करना चाहती है बाय FY30। अगर आप मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट क्या गाइड कर रही है, तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है यानी कि सेक्टर की ग्रोथ है उससे अराउंड 1.5 टाइम्स ये ग्रो करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं अगर इंडस्ट्री 10 टू 12% ग्रोथ दिखा रही है तो पॉलीकैब अराउंड 15 टू 18% की ग्रोथ टारगेट करेगी। नियर टू मिड टर्म जो एबिटा मार्जिन है उसकी अराउंड 12 टू 14% की गाइडेंस है। FY30 तक जो कंपनी का टारगेट है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू से अराउंड 10% रेवेन्यू लाना चाहती है। एफएमईजी का जो मार्जिन्स हैं वो अराउंड 8 टू 10% करना चाहती है। इसके अलावा जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है उसको अराउंड 30% प्लस करना चाहती है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिविडेंड क्या होता है, उसमें हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो की भी बात की थी। अगर वो आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिविडेंड पे आउट क्या होता है उसको अच्छे से समझ सकते हो। इन शॉर्ट अगर कंपनी 100 करोड़ का पैट कर रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें से 30 करोड़ फॉर एग्जांपल वो डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो जो रीसेंट FY26 कॉन कॉल हुई थी उसके अगर हम टेक अवेज देखें तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें रेवेन्यू ग्रोथ को वॉल्यूम ग्रोथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हमने देखा वो कम होने की वजह से भी काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ हमें दिखी थी। बट एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया, यानी कि उतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बिके हैं। तो जो कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ थी वो अराउंड लो सिंगल डिजिट में थी। बट क्योंकि कंपनी ने अराउंड 18 टू 19% प्राइस इंक्रीज किए थे तो आपको रेवेन्यू में अराउंड 30% की ग्रोथ ज़रूर दिखाई दी थी। तो इसलिए आपको हमेशा रेवेन्यू ग्रोथ के साथ-साथ वॉल्यूम ग्रोथ भी देखनी चाहिए। अगर आप कस्टमर मिक्स देखोगे तो उसमें से 90% चैनल था और 10% इंस्टीट्यूशनल था। यूजुअली जो चैनल मिक्स होते हैं उसके जो मार्जिन्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल से वो अराउंड 3 टू 4% हायर होते हैं। कॉन कॉल में एक और बात की थी इन्होंने कि कंपनी की करंट यूटिलाइजेशन अराउंड 75 से 76% थी, पर 75% को आपको लो यूटिलाइजेशन या फिर नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। ये ना स्पेयर कैपेसिटी मेंटेन करके जो डिमांड आने वाली है, डिमांड अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर एग्जांपल, उसको कैप्चर करना मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। इनकी जो ईएचवी कैपेसिटी है न्यू वो अराउंड 2026 के एंड में कमीशन हो सकती है, जिसका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हमें अराउंड FY28 में दिखेगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कॉन कॉल में, जो इंडिया में ईएचवी की डिमांड है फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की डिमांड है, वो उसका 50% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है।
तो जब हम खुद ये ईएचवी बनाने लग जाएँगे, तो हमारे पास इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी अपॉर्च्युनिटी है पॉलीकैब के पास। और जो हमने रॉ मटेरियल की प्राइस देखी, पॉलीकैब की एक ख़ास बात है कि जो रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन आती है ना, उसको ये ना थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि हेज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर और एल्यूमीनियम के थ्रू। ये फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ना अपनी प्राइसिंग को लॉक कर लेती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है पॉलीकैब में, अपने प्राइसेज़ को कंट्रोल में रखती है। तो इसलिए यूजुअली आपको पॉलीकैब में ना मार्जिन स्टेबल दिखेंगे, स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी आपको वहाँ पे, जिसके पीछे का रीज़न इनका डिसिप्लिन्ड प्रोक्योरमेंट और हेजिंग है। वैसे कंपनी का जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, अराउंड 5.5% ही है, लेकिन उसमें से अराउंड अगर आप देखते हो तो 40% नॉर्थ अमेरिका से आता है, 20% साउथ अमेरिका से आता है, मिडल ईस्ट से अराउंड 15 टू 16% आता है और बाकी जो है वो यूरोप और अदर मार्केट से आता है। जो हमने बात की एक्सपोर्ट की अपॉर्च्युनिटी ज़रूर है इनके पास, क्योंकि जो यूरोप है और इवन यूएस है, वहाँ पे जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो उस एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से रिप्लेस करने के लिए, बनाने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो सकती है, एक्सपोर्ट अपॉर्च्युनिटीज़ इंडियन प्लेयर्स के लिए, जिसमें पॉलीकैब भी एक प्रोमिनेंट नाम है। Q4 में जो वर्किंग कैपिटल है वो अराउंड 25 डेज़ का था कंपनी का, लेकिन ये टेम्परेरीली हायर पेएबल डेज़ की वजह से था। तो हमें 25 को ऐसे बेंचमार्क नहीं रखना है, जो नॉर्मलाइज़्ड गाइडेंस है वो अराउंड 45 टू 50 डेज़ की है। अगर हम पॉलीकैब का ऑर्डर बुक देखते हैं तो वो अराउंड 10,900 करोड़ का है, जो कि भारत नेट प्लस आरडीएसएस इन दोनों का कंबाइंड ऑर्डर बुक है, जिसमें से भारत नेट का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 8,000 करोड़ का है और आरडीएसएस से 3,000 के आसपास का है। आरडीएसएस का फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। आरडीएसएस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें डिस्कॉम के नेटवर्क को अपग्रेड करना, पावर लॉसेस को रिड्यूस करना टारगेट रहता है। ये मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से नियर टर्म 3 ईयर एग्जीक्यूशन का जो पोर्शन है वो अराउंड 4500 करोड़ का है। FY27 में मैनेजमेंट भारत नेट से रफली 800 से 1000 करोड़ और जो आरडीएसएस का ऑर्डर बुक है उसके थ्रू ये अराउंड 800 का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। तो एक बार फटाफट से पॉलीकैब को स्क्रीनर पे देख लेते हैं। देखो, मार्केट कैप कंपनी का अराउंड 1.3 लाख करोड़ है, जो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जब बेस हो जाता है। उसके बाद हायर सेल्स ग्रोथ सस्टेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनीज़ के लिए। बट हाँ, क्योंकि ये मार्केट लीडर्स हैं, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अभी कंपनी में, तो जब तक ये ग्रोथ दिखा रहा है हमें, तब तक कंपनी को ट्रैक करते रहना चाहिए। पी स्टॉक का 46 है, जो हायर एंड पे है। यूजुअली वायर एंड केबल सेक्टर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निकल नो हाउ आपको नहीं चाहिए, तो एक कमोडिटाइज्ड एक तरह से सेक्टर आप बोल सकते हो। तो उस सेगमेंट में 46 का पी आप थोड़ा-सा हायर एंड पे ही बोलोगे। पेग रेशियो अराउंड 1.69 है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी है, व्हिच इज़ अराउंड 30% प्लस की ग्रोथ ये अभी दिखा रहा है। तो उस रीज़न से अपना ये हायर पी भी सस्टेन कर पा रहा है। हमें बस इसकी ग्रोथ को ही ट्रैक करना है कि जब तक ये ग्रोथ सस्टेन कर सकता है, तो तब तक चांसेस हैं कि अपना पीई भी सस्टेन कर पाए। लास्ट 5 ईयर में भी अगर हम पीई देखते हैं तो अराउंड मीडियन पीई 45 का ही है, तो आज भी उसी के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं दिख रहा है यहाँ से, बट हाँ, बहुत सस्ता नहीं है स्टॉक। डेट कुछ खास नहीं है कंपनी के पास। आरओसी 33% है, आरओई 23% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये बहुत इंप्रेसिव नंबर्स हैं। लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 19% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाई है, 5 ईयर्स में अराउंड 27%, लास्ट 3 ईयर्स में अराउंड 27% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो लास्ट 10 ईयर में अराउंड 30% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, और अगर आप लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो अराउंड 28% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। 5 ईयर्स में इसने 35% का केगर दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में अराउंड 23% का केगर दिया है। कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते गए हैं, जो अराउंड 2015 में 9% के थे, वो 18 में 11%, 12% और आज वो 14% के आसपास है। ईपीएस भी अराउंड 10 ईयर्स बैक जो 11 का था, वो अराउंड 190 है आज के डेट में, तो अच्छी खासा रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अराउंड 2340 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। डेटर डेज़ अराउंड 48 है कंपनीज़ के, जो मैनेजेबल है। वर्किंग कैपिटल अराउंड 50 के आसपास है कंपनी की। अभी रिसेंटली आपको 30 ज़रूर दिख रहा होगा, बट अराउंड 45 टू 50 डेज़ टारगेट रखती है कंपनी। तो हमें वर्किंग कैपिटल डेज़ अराउंड 50 के अगर आसपास रहते हैं, तो ठीक है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। पब्लिक काफ़ी है, अराउंड 12% शेयर पब्लिक के पास है, जो कि 3.5 लाख शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में। प्रमोटर्स का शेयर अराउंड 61% है, जो अच्छा है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कोई डिक्लाइन नहीं आया है इसमें। बहुत सारे रीज़न होते हैं प्रमोटर अपना शेयर क्यों बेचते हैं। एफआईआईज़ का जो शेयर है वो 11% से 18% हो गया है। तो एफआईआईज़ ने काफ़ी बाय किया है इसमें। एफआईआईज़ ने पब्लिक और डीआईआईज़ दोनों से शेयर को लिया है। तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। हमने मैनेजमेंट गाइडेंस भी देखी। इसके अलावा एक रीसेंट फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स का इश्यू सामने आया था, जिसमें
एक तरह से ये बताया गया था कि कंपनी जितना प्रॉफ़िट दिखा रही है, एक्चुअली में कंपनी को उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। और स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी करेक्ट किया था उस कुछ दिनों में, लेकिन उसके बाद वो न्यूज़ नहीं आई और कंपनी ने भी उस न्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद कंपनी का प्राइस भी रिकवर कर गया था। ये अगर उसमें कुछ अपडेट्स आते हैं, आपको वो ट्रैक ज़रूर करने चाहिए। तो ये तो होगी अच्छी-अच्छी बात, बट की रिस्क भी एक बार देख लेते हैं, एंटीथीसिस क्या-क्या हो सकते हैं इस सेक्टर में। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्टेड हो या फिर इंटरेस्टेड हो, इन सेक्टर की कंपनीज़ को देखना चाहते हो, तो आपको रिस्क भी देख लेना चाहिए, एंटीथीसिस पॉइंटर भी देख लेने चाहिए, ताकि आप सही टाइम पे डिसीजंस ले पाओ। जितना केपेक्स किया है कंपनी ने, क्या वो सही में यूटिलाइज़ हो पा रहा है? क्या जितने पैसे कंपनी ने लगा दिए, कैपेसिटी क्या होता है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक और दुकान खोल दी, तो क्या उस दुकान से भी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है? तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है? ऐसा तो नहीं है ओवर कैपेसिटी हो गई है, क्योंकि सारी कंपनी अगर केपेक्स कर रही है, तो अगर डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, तो मार्जिन कोलैप्स हो जाएँगे। तो आपको देखना है एक्सेस कैपेसिटी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा आपने ना न्यूज़ सुनी होगी कि 2 और बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, एक अल्ट्राटेक आपने सुना होगा, एक आपने अडानी सुना होगा, जो वायर एंड केबल सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन भी आपको देखना है। उनके आने की वजह से इन कंपनीज़ की सेल्स पे क्या असर होता है, इन कंपनीज़ के मार्जिन्स पे क्या असर होता है। बट हाँ, जैसे एशियन पेंट में बिरला ने एंट्री ली, तो एशियन पेंट का आपने देखा होगा कि शेयर काफ़ी टाइम से मूव ही नहीं किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर आया था। ऐसे ही जब जिस टाइम पे जियो आया था एक टाइम, तो एयरटेल, वोडाफ़ोन इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया था, इन कंपनीज़ के शेयर प्राइस पे प्रेशर आया था। अभी जो रिसेंटली फॉर एग्ज़ाम्पल कैंपा आई है रिलायंस की, उसकी वजह से वीबीएल है, उसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या सेम प्रेशर आपको वायर एंड केबल कंपनीज़ में भी दिखेगा बिकॉज़ ऑफ दीज़ न्यू एंट्रेंट्स, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्राटेक और अडानी आने वाला है? तो ये सेगमेंट ना थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी लगाना, फिर अपना नेटवर्क बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है वर्सेस अगर आप पेंट सेक्टर या फिर बेवरेज सेक्टर को देखते हो। तो कितना फ़र्क पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसपे आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए या फिर ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था रॉ मटेरियल, जो उसकी वॉलेटिलिटी है, उस पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर कॉपर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनके मार्जिन कोलैप्स कर सकते हैं थोड़े बहुत। तो हमने देखा है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइस अगर हाइक होते हैं, तो उस हाइक को ही अपने कस्टमर तक पास कर पा रही है या नहीं कंपनी। तो आपको प्राइसिंग पावर भी देखनी है अपनी कंपनीज़ की। बट अगर डिमांड में स्लो डाउन आता है कुछ, जो एक्सपोर्ट अपॉर्च्युनिटी हमें दिख रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो टैरिफ वॉर अभी हमने रिसेंटली देखा, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केपेक्स तो आपने कर दिया, बट अगर डिमांड स्लो डाउन हो गई, तो आपका यूटिलाइज़ेशन भी उस लेवल पे नहीं होगा, तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग डीलेवरेज होगा, वो नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। आपको देखना है कि आपकी कंपनी में वर्किंग कैपिटल का इश्यू तो नहीं आ रहा है। अगर कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, कस्टमर लूज़ कर देती है कोई कंपनी, अपना बड़ा कस्टमर लूज़ कर देती है, वो एक एंटीथीसिस हो सकता है। इसके अलावा कोई गवर्नेंस का इश्यू तो नहीं है, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ अगर इश्यू आता है, वो एक एंटीथीसिस हो सकता है। बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड हो गई है, ओवर वैल्यूड हो गई है। ये 60-70 की पी पे चली गई है ऑलरेडी। अगर वो सस्टेन नहीं कर पाएगी अपनी सेल्स ग्रोथ को, तो पीई भी सस्टेन नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम केईआई इंडस्ट्रीज़ का क्विक एनालिसिस करेंगे। आई विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।